Hello students, today we will start a new topic that is water potential. Water potential का ये साइन है, ओके, जो उसके बाजू में ये दिया हुआ है. Then what is water potential? वाटर की पोटेंशियलिटी क्या है, ओके, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, हाउ इट इज़ कन्वर्टिंग, ये सारी चीज़ें होती है वाटर पोटेंशियल. अब उसमें भी बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं. केमिकल पोटेंशियल होता है, देन कम्स वो किस तरीके से केमिकली अपने अंदर पोटेंट कर रहा है दूसरे सब्सटेंस को. एवरीथिंग इंक्लूड्स इन वाटर पोटेंशियल. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, every component of a system is having a definite amount of free energy. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, ओके, एवरी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, हर कंपोनेंट सिस्टम का हर कंपोनेंट के पास अपनी एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी होती है विच इज़ यूज टू डू वर्क. फ्री एनर्जी इज़ यूज कुछ काम करने के लिए, वो फ्री एनर्जी को रखता है. ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर, जो ऑस्मोटिक मूवमेंट है वाटर का, इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी. कि फ्री एनर्जी कितनी है एंड हाउ मच इट इज़ डिपेंडेड, ये उसमें डिपेंड करता है. देन फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम इज़ कॉल्ड इट्स केमिकल पोटेंशियल. ये है हमारा केमिकल पोटेंशियल, कि कितनी अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी है पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम. एक केमिकल सिस्टम में कितनी फ्री एनर्जी है इज़ कॉल्ड इट्स केमिकल पोटेंशियल. देन केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. केमिकल पोटेंशियल वाटर को ही वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. केमिकल पोटेंशियल क्या है? फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम. आई रिपीट, फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम को ही बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल. और जो केमिकल पोटेंशियल है वाटर का, दैट केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज़ ओनली कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल. Clear? Then it is represented by a Greek letter PSI. PSI, ये है ग्रीक वर्ड, उसका सिंबल है. देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन टू DPD. इट हैज़ नेगेटिव वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है. देन the unit of measurement is in bars, pascals और atmospheres. इनका यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट. यूनिट कैसे है? बार्स में है, पास्कल्स में है, या तो एटमॉस्फियर्स में है. देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ ऑलवेज ज़ीरो. प्योर वाटर के अंदर कोई टाइप का केमिकल पोटेंशियल नहीं है, इसलिए उसका वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर हमेशा ज़ीरो होगा. देन एडिशन ऑफ एनी सल्यूट इन इट, अगर कोई प्योर वाटर में सल्यूट ऐड करते हैं, डिक्रीजेज इट्स PSI वैल्यू, दैट इज़ PSI वैल्यू, उसकी जो PSI वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ हो जाती है. देयरफॉर इट हैज़ नेगेटिव वैल्यू. कि अगर प्योर वाटर में जब देन प्योर वाटर एडिशन ऑफ एनी सल्यूट इन इट, अगर कोई सल्यूट ऐड करते हैं तो तब उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी. वो ज़ीरो है, ज़ीरो में प्योर वाटर है. अब ज़ीरो, ये प्योर वाटर में जब कोई सल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है और वो नेगेटिव वैल्यू हो जाती है. तो ये है अपना
वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। अब डीपीडी जो है उसे नाउ इट इज़ टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल। ओपी is now termed as osmotic potential. TP is now termed as pressure potential and it has always positive value. TP की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ये सारी चीज़ें याद रखना है कि किसको अभी नाउ किस वर्ड से टर्म्ड किया गया है। क्लियर? DPT is termed as pure potential, OP as osmotic potential, TP as pressure potential. Then water always flow from less negative potential to more negative water potential. Less से more की तरफ जा रहा है, right? That is from higher water potential area to low water potential area. क्लियर? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन वाटर पोटेंशियल ऑफ द एडजेसेंट सेल डिसाइड्स मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा अक्रॉस द सेल्स। इनका डिफरेंस बिटवीन वाटर पोटेंशियल ऑफ द एडजेसेंट सेल का वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस डिसाइड करता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा अक्रॉस द सेल। देन here it is water potential. DPD is now termed as water potential. OP is termed as osmotic potential. TP is now termed as pressure potential. तो ये हो गया हमारा वाटर पोटेंशियल कंप्लीट। एंड ये जो PC साइन है इसकी वैल्यू है ये इम्पॉर्टेंट है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज़ प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर इज़ असेंशियल। जो कैपिलरी वाटर है, कैपिलरी वाटर क्या है हम लोग अभी पढ़े। तो कैपिलरी वाटर प्रेजेंस, उसका प्रेजेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैपिलरी वाटर ही रूट्स एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो टाइप्स ऑफ वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं होते, राइट? देन rate of water absorption is maximum at soil temperature between 20 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस। जो रेट है, जिस स्पीड से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कब होता है? एट सॉइल टेम्परेचर। और सॉइल का टेम्परेचर क्या है? बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया ये पॉइंट? देन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सॉइल वाटर रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है इन सॉइल वाटर तो इस वजह से क्या होता है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी रिड्यूस हो जा रहा है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट reduces rate of absorption of water. Clear? Then poorly aerated soil, जो poorly aerated हो गया है मतलब बहुत टाइम तक उस पर कोई क्रॉप ग्रो नहीं हुई है। poorly aerated मतलब कच्चा घास है, जहाँ पे अच्छी सॉइल नहीं है, वहाँ पे पहले क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहे। तो ऐसी जो सॉइल है वहाँ पे पुअर एब्जॉर्प्शन रेट होगा, वहाँ का वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही लो टाइप में या बहुत ही पुअर होगा। ओके, देन इंक्रीज ट्रांसपिरेशन एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द इरिगेटेड सॉइल। जो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ होता है, जब ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ होता है
तो ये एक्सेलरेट करता है किसको? द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द इरिगेटेड सॉइल। इरिगेटेड सॉइल की हम लोग बात करें तो ये 5 फैक्टर्स जो है दे आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन। देन coming to the next topic, that is plasmolysis. Now this is a very new topic for you. यहाँ पे हम लोगों को एक टर्म समझना पड़ेगा जो हम लोग पहले पढ़ चुके, एक्सोऑस्मोसिस। Exoosmosis in a living cell when placed in hypertonic solution is called plasmolysis. इसके लिए हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, तुम लोगों को वापस से याद हो जाएगा। पहले हाइपरटोनिक क्या है? ओके, हाइपरटोनिक क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और वीक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक सॉल्वेंट हैविंग हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ये है हमारा हाइपरटोनिक। देन कमिंग टू एक्सोऑस्मोसिस, तो एक्सोऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, it is migration of solvent from the cell outside. It causes flaccidity of cell. ये है एक्सोऑस्मोसिस। अब वो टर्म आपको अच्छे से समझेगा प्लाज्मोलाइसिस का। तो एक्सोऑस्मोसिस इन अ लिविंग सेल when placed in hypertonic solution is called plasmolysis. And during plasmolysis, protoplast of cell shrinks and recedes from cell wall. The cell becomes flaccid. प्लाज्मोलाइसिस के टाइम पे क्या होता है? जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल का हमारे, वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब सुखड़ जाता है। एंड देन रिसीड्स फ्रॉम सेल वॉल, और सेल वॉल से रिसीड हो रहा है वो। इस वजह से क्या होता है, जो सेल है वो फ्लैसिड हो जाता है। ओके, एंड इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है वहाँ पे क्या होता है? अ गैप इज डेवलप्ड बिटवीन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल के बीच में एक गैप डेवलप हो रहा है, एंड दिस गैप इज़ फिल्ड अप बाय आउटर सोल्यूशन। बाहर से जो सोल्यूशन आ रहा है उस सोल्यूशन से ये गैप फिल्ड होता है। इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, एक ऐसा सेल जो कि प्लाज्मोलाइज्ड है, वहाँ पे टीपी टर्गर प्रेशर जो होता है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है व्हेन सच सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अगर ये सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखे तो एंडोऑस्मोसिस होगा। हाइपरटोनिक में रख रहे तो एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, हाइपोटोनिक में रखेंगे तो एंडोऑस्मोसिस होगा। क्लियर? एंड इट विल मेक सेल टर्जिड, एंड दिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। वहाँ पे डीप्लाज्मोलाइसिस होगा। एंड इन अ फुली टर्जिड सेल TP is equal to OP, hence DPD is always 0. These are the thing what we have to remember. एक बार इसको हाईलाइट करते हैं, you will understand प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा है। ओके, एक्सोऑस्मोसिस इन अ लिविंग सेल, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो प्लाज्मोलाइसिस होता है, और प्लाज्मोलाइसिस के दौरान प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल श्रिंक एंड रिसीड फ्रॉम सेल वॉल। इस वजह से सेल वॉल जो है वो फ्लैसिड हो जा रही है। ओके, एक गैप बन जाता है और वो गैप फिल्ड होता है बाय द आउटर सोल्यूशन। फिर इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, अब ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है पहले से प्लाज्मोलाइज हो गया तो उसमें टीपी जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ। प्लाज्मोलाइज सेल में टीपी कितना होता है? क्लियर? जब सेल को
ऐसे सेल को, जब ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होगा, जिसके वजह से सेल टर्जिड होगा एंड इस फेज पे इसे बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। और जो फुल्ली टर्जिड सेल है तो वहाँ पे टीपी और ओपी इक्वल है, जिस वजह से डीपीडी जो है हमारा वो हमेशा ज़ीरो होगा। क्लियर, ये है प्लाज्मोलाइसिस। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज पार्ट, that is path of water across the root, that is from epiblemma up to xylem in the stellar region. Part of water from root, that is from epiblemma up to xylem in the stellar region. अब ये सारे मैं एक इमेज दिखाती हूँ तो ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। एपीब्लेमा का एक वर्ड आया, तो एपीब्लेमा ये जो आउटर सेल्स है ना, यहाँ पे होता है एपीब्लेमा और यहाँ पे है हमारा जाइलम। तो पाथवे ऑफ वाटर अपटेक बाय द रूट्स, तो ये रूट से जाइलम तक आने तक के ये है पाथवे। तो अभी हम लोग वापस पीछे जाते हैं। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर सेल। ओके, अब एकदम ध्यान से एक एक स्टेप करके पढ़ना, एकदम ईजी है। ओके, water is absorbed by root hair cell through imbibition। उसके बाद डिफ्यूजन, उसके बाद ऑस्मोसिस सिक्वेंशली। ये तीनों के बारे में भी हम लोग ने वन बाय वन पढ़ा है। imbibition, then diffusion, then osmosis. Consequently the cell becomes turgid। उसके बाद क्या हो रहा है? टर्जिड हो रहा है, सेल जो है वो टर्जिड हो जा रहा है। Its turgor pressure increases, but its DPD value decreases। टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बट उसका DPD वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है। However, the immediately adjacent cortical cell inner to it, जो adjacent cortical cell है उसके अंदर has more DPD value because its OP is more। adjacent cortical cell होता है, उसमें DPD वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसका OP मोर है, OP ज़्यादा है। ओके, therefore cortical cell will suck water from the turgid root hair cell। कौन सक कर रहा है वाटर? कॉर्टिकल सेल वाटर सक करता है फ्रॉम द टर्जिड रूट हेयर सेल। इट देन बिकम्स टर्जिड, उसके बाद वो टर्जिड हो जाता है। फिर जो फ्लैसिड रूट हेयर सेल है नाउ एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्लियर इतना? अब हम लोग फ्लैसिड रूट हेयर सेल पे आए जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। देन वाटर फ्रॉम द टर्जिड कॉर्टिकल सेल इज सक्ड बाय इनर कॉर्टिकल सेल। जो टर्जिड कॉर्टिकल सेल का वाटर है वो सक होता है बाय द इनर कॉर्टिकल सेल एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। देन क्या? देन इस वजह से a gradient of suction pressure, that is DPD, is developed from cells of epiblemma to the cortex of the root। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? DPD डेवलप हो रहा है सेल्स का ऑफ एपिब्लेमा टू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। एपिब्लेमा से कॉर्टेक्स तक के DPD प्रेशर डेवलप हो रहा है। Clear? Then consequently water moves rapidly across the root। अब ये जो वाटर है वो बहुत रैपिडली मूव होता है एंड देन थ्रू लूजली अरेंज्ड लिविंग सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स followed by passage or cells of endodermis and finally into the cell of pericycle।
पहले वो रैपिडली मूव हुआ, वो कहाँ मूव होता है? थ्रू लूजली अरेंज लिविंग सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, and then it is followed by passage cells of endodermis, and then finally into the cell of pericycle. Then protoxylem is in the close proximity with pericycle. प्रोटोजाइलम बहुत ही क्लोज होता है विद द पेरीसाइकल के साथ. देन ये है हमारा पेरीसाइकल, यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा पेरीसाइकल. तो ये बहुत ही क्लोजली है. एंडोडर्मिस है, फाइलम है, जाइलम है, एपिब्लेमा इधर बाहर होता है. ये जो रूट आ रहा है बाहर, ये है एपोप्लास्टिक पाथ. यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स है. देन कैस्पेरियन स्ट्राइप्स है, सिम्प्लास्टिक पाथ है. तो ये वाला एपोप्लास्टिक पाथवे यहाँ पे दिख रहा है. ये वाला कौन सा पाथवे? एपोप्लास्टिक पाथवे. और ये वाला जो है वो एपिप्लास्टिक पाथवे. हम लोग डीपली नेक्स्ट आगे इमेजेस में देखते हैं. यहाँ से यहाँ तक जो है वो कॉर्टेक्स है. ये है कैस्पेरियन स्ट्राइप, ये है जाइलम. देन क्या आता है? पेरीसाइकल, फाइलम, एंडोडर्मिस ऊपर, और सिम्पैथिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे. ये सारे हैं पाथवेज फॉर वाटर अपटेक बाय द रूट्स. ये वाला जो डायग्राम है ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछता है. अगर ये आंसर आया तो ये डायग्राम भी बनाना पड़ता है. देन मूविंग फॉरवर्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बीइंग अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वाटर का एब्जॉर्प्शन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अ सॉर्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर and it is developed in living cells of roots. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसा ही है ना ये, क्योंकि कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन हो ही रहा है. और ये कहाँ पे है? लिविंग सेल्स ऑफ रूट, एंड दिस इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर. अगेन अ न्यू प्रेशर, वो हो गया रूट प्रेशर. इससे पहले ही हम लोग ने 3 प्रेशर पहले पढ़ चुके. यहाँ पे न्यू प्रेशर आया, रूट प्रेशर. तो एग्ज़ाम में पूछेगा व्हाट इज़ रूट प्रेशर. तो what is root pressure? Absorption of water being a continuous process, a sort of hydrostatic pressure is developed in living cells of root. This is called root pressure. And why is this root pressure? It is due to root pressure. Water from pericycle is not only forced into the xylem but also conducted upward against the gravity. रूट में कोई टाइप का प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से ही जो वाटर रूट्स में है वो अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटी के, और फिर उस वाटर को ऊपर की तरफ घसीटा जा रहा है. वो ऊपर लीव्स, फ्रूट्स में जा रहा है वो वाटर. तो ये रूट प्रेशर की वजह से ही पेरीसाइकिल का वाटर फोर्स होता है जाइलम में, एंड और वो वाटर को अपवर्ड कंडक्ट करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. देन pathways of water across the root essentially occurs in 2 ways. इसके 2 टाइप्स हैं. पहला है एपोब्लास्ट एंड सेकेंड इज सिम्ब्लास्ट. ओके, pathways आर ऑफ 2 टाइप्स. पहला है एपोब्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट. सिम्प्लास्ट के फिर 2 टाइप हैं, वेस्क्यूलर और ट्रांस मेम्ब्रेन. ओके, देन what is apoblast pathway? When some amount of water passes across the root through the cell wall and the intercellular spaces of cortical cell of root, it is then called apoblast pathway. This pathway occurs up to endodermis. क्या हो रहा है? वाटर पास हो रहा है अक्रॉस द रूट थ्रू द सेल वॉल. ओके, एक मिनट. थ्रू द सेल वॉल,
उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टिकल सेल्स ऑफ फ्रूट, और ये सेल वॉल से जो इंटरसेलुलर स्पेस में जा रहा है, इस पाथवे को बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, एंड दिस पाथवे इट अकर्स ओनली अप टू द एंडोडर्मिस। ये सिर्फ एंडोडर्मिस तक रहता है। फिर when water passes across from one living cell to the other living cell through plasmodesmata, जब वाटर पास होता है फ्रॉम वन लिविंग सेल टू अदर लिविंग सेल थ्रू अ प्रोसेस प्लाज्मोडेस्माटा, then it is called simplest pathway. Okay, and it is this simplest pathway is also called as transmembrane pathway. अब हम लोग इसमें इस इमेज में देखेंगे द पाथवेज ऑफ रूट वाटर कैन टेक थ्रू द रूट। पहला है सिंपलास्ट पाथवे और दूसरा है एपोप्लास्ट पाथवे। तो सिंपलास्ट पाथवे जो है वो ये वाला जो अंदर की तरफ है वो है हमारा सिंपलास्ट पाथवे, और जो बाहर की तरफ है वो है एपोप्लास्ट पाथवे। वाटर कैसे ट्रैवल करता है? एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से जाइलम। फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो ये वाली जो स्ट्रिप है ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसके बारे में गूगल करके पढ़ लेना, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद सेल के आसपास क्या रहता है? सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और ये जो बीच में ये है प्लाज्मोडेस्माटा जहाँ से वाटर पास हो रहा है, और ये ऊपर जाइलम की तरफ जा रहा है। दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ जाइलम का डायरेक्शन है। ये है अपना पाथवे ऑफ वाटर दैट इज़ टेकन थ्रू द रूट फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। अंदर वाला जो है वो है सिंप्लास्ट, और जो बाहर वाला है वो है एपोब्लास्ट। और फिर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है प्लाज्मोडेस्माटा और एक कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ये पेरिसाइकल तक आते हैं, पेरिसाइकल से वो लोग जाइलम में जा रहे हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे पाथवे ऑफ वाटर ख़त्म होता है। ओके, देन व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? हम लोग ने पढ़ लिए कि इस तरीके से मैकेनिज़्म होता है। अब मैकेनिज़्म है क्या इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के, वो भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो मेनली देर आर टू वेज या फिर मोड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड सेकेंड इज़ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट इज़ पैसिव एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज़ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कमिंग टू पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? इट इज़ द मेन वे ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वे है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, थ्रू द रूट्स एंड नॉट बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट। देन द ड्राइविंग फोर्स इट इज़ ट्रांसपिरेशन, पुल, and it does proceed through DPD gradient. पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे मेन वे है ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू द रूट्स, रूट्स के अंदर, एंड नॉट बाय द रूट्स। समझ रहे हैं? थ्रू द रूट्स और बाय द रूट्स का डिफरेंस। बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट। The driving force is transpiration pull, and it thus proceeds through DPD gradient. Then there is no expenditure of energy, मतलब कोई ATP का यूज़ नहीं है, as water moves in accordance to the concentration gradient, क्योंकि वाटर जो है वो concentration के थ्रू मूव होता है। Hence it is passive absorption, मतलब no use of ATP, therefore it is passive absorption. Then कोई भी expenditure of energy नहीं हो रहा है, इसीलिए passive absorption है।
and about 98% of the total water absorbed in plants occurs passively. Passive absorption occur during daytime when transpiration is in progress. ये दिन के वक्त होता है. It stops at night when transpiration stop. Transpiration stop हुआ तो ये passive absorption भी stop होता है. Then rapid transpiration occurs, creates a tension in the xylem vessel due to negative water potential. This tension is transmitted to xylem in the roots. Consequently, water is pulled upward passively. And then during passive absorption, no ATP is utilized. Obviously, the rate of respiration is not affected. Therefore, no ATP, so no rate of respiration is affected, and in plant water is mainly absorbed passively. First is, it is the main way. 98% of total water absorbed in plant during passively. By this method, here there is no expenditure of energy, that is ATP, therefore it is called as passive. And passive absorption only occurs during daytime, जब respiration होता है तभी. नाइट टाइम में respiration stop होता है तो passive absorption भी stop हो जाता है. Then rapid transpiration जो है creates a tension in the xylem vessel. बहुत ज़्यादा rapid transpiration के वजह से xylem के vessels में tension बढ़ जाता है. टेंशन बढ़ता है मतलब उनका प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके वजह से नेगेटिव वाटर पोटेंशियल हो रहा है. एंड दिस टेंशन जो है वो जाइलम में जा रहा है इन द रूट्स, और वहाँ पे वाटर को पुल करता है अपवर्ड पैसिवली. फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एटीपी का कोई यूज़ नहीं है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी अफेक्ट नहीं होता है. एंड इन प्लांट वाटर इज़ मेनली एब्जॉर्ब्ड पैसिवली. तो ये है हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन. कमिंग नेक्स्ट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है? यहाँ पे वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड, यर वाटर इज़ एब्जॉर्ब ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट्स जितनी एक्टिविटी करते हैं उसी हिसाब से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है. Root cells play active role in the absorption of water. Root cell के ऊपर सब डिपेंड है. Driving force is the root pressure developed in the living cells of root. Active absorption occurs usually at night. रात के वक्त जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दिन के टाइम पे जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो है पैसिव एब्जॉर्प्शन. व्हेन ट्रांसपिरेशन स्टॉप ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमाटा क्लोज हो गया, ट्रांसपिरेशन भी क्लोज हो गया, तो तब कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है? तब एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है. एज वाटर एब्जॉर्प्शन इज अगेंस्ट द डीपीडी ग्रेडियंट, there is expenditure of ATP generated through the respiratory activity of cell. जैसे कि अब प्लांट पूरे दिन में ATP को जमा करते हैं, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं. तो दिन के टाइम पे वो लोग जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सब पे उसमें एनर्जी जाती है, बट वाटर एब्जॉर्प्शन में एनर्जी नहीं जा रही है, वो पैसिव है. ओके, दैट इज़ अ पैसिव एब्जॉर्प्शन. बट वो लोग ने जो एनर्जी स्टोर की है अपने अंदर, और अगर रात के टाइम पे उनमें पानी डालते हैं तो वो जब रात के टाइम पे, क्योंकि स्टोमाटा क्लोज हो गया है, ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो गया है, तो अब तो ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी, एटीपी चाहिए. तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी का यूज़ होता है. तो ये है हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो कि रात के टाइम होता है, व्हेन ट्रांसपिरेशन स्टॉप एंड देयर इज़ अ क्लोजर ऑफ स्टोमाटा. फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो दो काइंड के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं.
पहला है ऑस्मोटिक एंड दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में एटकिन एंड प्रिस्टली in 1922 proposed that water is absorbed from soil into the xylem of the root according to the osmotic gradient। उन्होंने क्या बताया कि वाटर एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम सॉइल इनटू द जाइलम ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट टू क्रिएट ऑस्मोटिक कंडीशन। अब ये ऑस्मोटिक कंडीशन को बनाने के लिए there is an expenditure of energy, but such absorption does not directly require an expenditure of energy। ऐसे absorption के लिए directly expenditure of energy require नहीं होती। A gradient of DPD develops from cell of epiblamma। जो epiblamma cell है हमारा, वहाँ पे DPD develop हुआ to pericycle due to activity of living cells of root as the process is continuous। A hydrostatic pressure called root pressure is developed in root cell। This root pressure forces water from pericycle to xylem and then upwards to the stem। अब जब रूट प्रेशर फोर्स करता है वाटर को पेरीसाइकिल से जाइलम में जाने के लिए, जब फोर्सिंग हो रहा है तो एटीपी चाहिए ना, वाटर एनर्जी चाहिए टू फोर्स। तो ये हो गया हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड यहाँ पे क्या होता है, अब पानी जो है, वाटर जो है वो ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है टू जाइलम बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। तो ये हो गया ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। सेकेंड है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। इसे निकाला है क्रेमर एंड थिमन ने इन 1959। दे प्रपोज दिस थियोरी। समटाइम्स वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम सॉइल but against the concentration gradient। Such absorption require an expenditure of energy released during respiration। जब वो against है concentration gradient के, तो उसे absorb करने के लिए, ऐसे absorption के लिए expenditure of energy की ज़रूरत है, that is released during respiration। Poor supply of oxygen retards water absorption। Then, moreover, low temperature retards water uptake because of decrease in the rate of respiration। Use of metabolic inhibitors also retards the rate of respiration and thus the water uptake। क्रेमर और थाइमन था, उन्होंने ये रूल को, ये थ्योरी को प्रपोज्ड, ये थ्योरी निकाला। ओके, अकॉर्डिंग टू देम क्या था कि वाटर एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल, बट इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। ओके, फिर ऐसे एब्जॉर्प्शन के लिए एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कब रिलीज़ हो रही है, रेस्पिरेशन से ही रिलीज़ हो रही है डायरेक्टली। मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है और वो लोग, वो जो एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू बन रही है, ऐसा एब्जॉर्प्शन वो एनर्जी को डायरेक्टली अपने अंदर कंज्यूम करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वजह से, क्योंकि वो डायरेक्टली रेस्पिरेशन की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, moreover low temperature retards water uptake because of decrease in the rate of respiration। Use of metabolic inhibitors also retards the rate of respiration। अगर metabolic inhibitors का यूज़ कर रहा है उस टाइम पे, तो वो भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर देगा। इस वजह से वाटर अपटेक होता है, मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो रहा है तो उसकी एनर्जी जो है
ये एब्जॉर्प्शन अपने अंदर ले रहा है, मतलब एटीपी यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन की, और इस वजह से पुअर सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का, बट वो सबसे उसे कुछ नहीं है, वो अपना एब्जॉर्प्शन कर रहा है। और ऐसा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? फ्रॉम सॉइल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हो गया नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग ने कौन कौन सा टाइप पढ़ा? एक था ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, दूसरा वी हैव स्टडीड अबाउट नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैकेनिज़्म पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के, जो दो टाइप के था। पहला हम लोग पढ़े पैसिव एब्जॉर्प्शन, देन वी हैव स्टडीड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में दो टाइप है, पहला है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ तक के ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देन moving to the next topic, we will start with the translocation of water. वाटर का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? ओके ओके देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर with dissolved minerals from root to other aerial part. वाटर का ट्रांसपोर्ट with dissolved minerals from root to other aerial part. दूसरे एरियल पार्ट कौन से? जैसे स्टेम्स एंड लीव्स, अगेंस्ट द ग्रेविटी is called translocation, or it is called as ascent of sap. ओके, ट्रांसलोकेशन समझ गया कि इट इज़ जस्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से आया है वर्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में बस ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर फ्रॉम रूट्स, वाटर एज वेल एज डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स जैसे स्टेम्स और लीव्स है, फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो ऐसे वाला ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफ़र से आया है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन को एग्ज़ाम में एक और वर्ड पूछेगा, एसेंट ऑफ सैप। राइट अ नोट ऑन एसेंट ऑफ सैप या डिफाइन एसेंट ऑफ सैप, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ओके, देन translocation of water occurs through the lumen of conducting elements of xylem, tracheids and vessels. Translocation of water कहाँ होता है? Through the lumen of conducting elements. जो एलिमेंट कंडक्ट कर रहा है वो लूमेन, जिसमें एलिमेंट्स रह रहे जाइलम के और वेसल्स के, वहाँ पे होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहाँ हो रहा है? वेसल्स में होता है ना, प्लांट्स में वेसल्स होता है। तो जाइलम से वेसल्स में जब वो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है या डिज़ोल्व मिनरल ऊपर एरियल पार्ट्स पे जा रहा है, तो वो जाइलम से वेसल्स तक जाता है इन ऑल वेस्क्यूलर प्लांट्स। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट हैज़ प्रूव्ड that xylem is the path of ascent of sap. ओके, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और अगर याद नहीं है तो गूगल करके पढ़ लो, इट इज़ वेरी इजी। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूफ है, दो जाइलम जो है वो पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप है। जाइलम का यूज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर सेवरल मैकेनिज़म्स, theories have been put forth to explain the mechanism of translocation of water. बहुत सारी थियोरीज़ हुई, बहुत सारे मैकेनिज़म्स है, और हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो थियोरी इंक्लूड वाइटल फोर्स थियोरी, रिले पम्प थियोरी, फिज़िकल फोर्स थियोरी, रूट प्रेशर थियोरी एक्सेट्रा। वी शैल कंसिडर फॉलोइंग 3 थियोरीज़। अब ये 3 थियोरीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के सिर्फ ट्रांसलोकेशन के बारे में कि ट्रांसलोकेशन क्या है ये याद रख लो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट थियोरीज। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स एंड स्टडी एवरीथिंग in deep and also practice the diagrams too. Thank you students.